नमस्कार, डीजे न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। बीते शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात इंदौर की स्वर्णबाग कॉलोनी में एक बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक हादसा हुआ। एक बिल्डिंग में आग लगने के बाद 7 लोगों की जान चली गई और लगभग इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक तौर पर यह लग रहा था कि यह दुर्घटना है और शायद शॉर्ट सर्किट से यह दुर्घटना हुई है, आग लगी है। लेकिन पुलिस की चपलता, चतुराई और जिसको हमको कहना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म के चलते थोड़े ही दिनों बाद, थोड़े ही घंटों में, थोड़ी ही देर में यह साफ हो गया कि यह महज दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह आग साजिश पूर्वक लगाई गई है। पुलिस ने जांच के बहुत सारे एंगल तय किए और उन एंगल्स पर जांच करते करते पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंची कि यह आग एक सिरफिरे पागल ने एक तरफा प्यार में पागल होकर लगाई है। और महज चंद घंटों बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस की यह कामयाबी निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी है और देश की जो चुनिंदा पुलिस की सफलता है उनमें से एक है कि चंद ही घंटों में एक साजिश को अंजाम देने वाले साजिशकर्ता को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कामयाबी की कहानी, इस पूरी सफलता की कहानी का श्रेय इंदौर पुलिस के कमिश्नर हरिनारायणाचार्य मिश्र को जाता है। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्हें ये भनक लगी और किस तरह से पुलिस ने अपनी व्यावसायिकता दिखाते हुए, अपने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए, अपनी समर्पण और निष्ठा दिखाते हुए आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दर्दनाक मंजर था और जब सुबह सुबह आपको एक घटना मालूम पड़ी होगी कि एक बिल्डिंग में आग लग गई और 6-7 लोग मर गए हैं, कैजुअलिटी हुई है, इतने ही लोग घायल हो गए हैं, तो किस तरह की पहली प्रतिक्रिया आपकी हुई? घटना के दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में कंट्रोल रूम की घंटी बजी और फ़ोन उठाते ही वहाँ से सूचना आई कि एक बिल्डिंग में आग लगी है और इस तरह का हादसा हुआ है। जैसे ही मैंने घटना सुनी तुरंत मैं वहाँ से भागा घटनास्थल के लिए। वहाँ भागा तो वहाँ का मंजर देख के लगा कि कितनी विभत्स घटना रही थी, कितनी विभत्स घटना थी। और साथ ही साथ एक मन में उत्सुकता थी कि आखिर इतनी बड़ी घटना लगी कैसे। कई बार दिन का वक्त होता है गर्मियों में, जबकि तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, उस दौरान कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन रात को अपेक्षाकृत जो तापमान कम हो, अपेक्षाकृत ऐसी कोई अनपेक्षित कोई घटना ना हुई हो और उसमें इस तरह का मंजर हो जाना आपको चिंतित कर देता है और मन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने जब तस्दीक की तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पास में ही वहाँ पर कुछ तार बिखरे हुए थे। तार वहाँ पे दीवार पे लगे हुए थे, जो वहाँ पे बिजली के मीटर्स वगैरह लगे थे और वहाँ पे पास में वाहनों के जलने की थी कि वाहनों से जलते हुए फिर वहाँ से ऊपर की तरफ आग गई थी। अगर आप सहज तरीके से देखें तो शायद लगता था कि और कोई घटना ऐसी नहीं दिख रही है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। स्वाभाविक अनुमान था, स्वाभाविक जैसा स्थिति में होता है। ये बात कहा भी गया है ऑफिशियल तौर पे, ये स्टेटमेंट दिया गया शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पुलिसकर्मी वहाँ पहुंचे थे उन्होंने ऐसा बताया भी कि शॉर्ट सर्किट लगा और उससे वाहनों में लगा, फिर वाहनों से ऊपर आग भड़कती गई। क्योंकि सभी लोग सोए हुए थे इसलिए किसी को पता नहीं चला और घटना विभत्स रूप ले ली। तो प्रारंभिक तौर पे ऐसा लगा भी। इसमें जब हम लोग आगे बढ़े तो पता चला कि कुछ लोगों ने बताया कि आसपास के मोहल्ले के लोगों से बात की, जब आसपास के कॉलोनी वाले लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अचानक उस समय लाइट फ्लक्चुएट हुई थी। कुछ किसी ने बताया कि एक फेज गया हुआ था जो बहुत ज़्यादा मीटर है। इस तरह की कई कहानियाँ लोगों के मुँह से फेज बाद में आया लेकिन लाइट नहीं आई। फेज आया, किसी ने बताया कि बहुत तेज वोल्टेज आया, कई तरह की चीज़ें आई। जब इस बात की बात हुई, कई लोगों से बात हुई, वहाँ के मोहल्ले के लोगों से बात हुई, वहाँ के निवासियों से बात हुई, तो पहली बार ये सवाल उठा कि शायद मतलब फेज के आने से हुआ हो, क्योंकि और कोई ऐसा कुछ साक्ष्य दिख नहीं रहा था। हम लोगों ने उसे और लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई इस कॉलोनी में इतने सैकड़ों घर हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, क्या किसी और घर में भी ऐसी घटना हुई, किसी और का भी कोई सामान जला? जब लोगों से बात हुई तो किसी ने ये घटना जब हाई वोल्टेज होता है तो फ्रिज के वो उड़ जाते हैं, टीवी उड़ जाते हैं, या किसी के यहाँ अचानक कोई ऐसी घटना हो, तो कई लोगों से मिले, लेकिन किसी ने भी ऐसी घटना से इनकार किया। सभी लोगों ने चुप्पी साधी। घटना अगर होगी एक मोहल्ले में
तो कहीं छोटी से छोटी घटना, भले घटना का स्वरूप इतना ना हो, कहीं भले चिंगारी ही वहाँ से चमके, वहाँ से कुछ छोटी छोटी घटना, कुछ तार ही जल जाए, बल्ब भी जल जाए, पूरे मोहल्ले में उतने बड़े सैकड़ों घरों में से किसी घर में भी तो कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होता। लोगों से बात की, जब सबने मना किया तो एक मन में सवाल एक रह गया, अटक गया सवाल कि अचानक जब कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई ऐसा मौसम नहीं है, सुबह का समय वह समय है जब सबसे कम टेम्परेचर होता है, 24 घंटे का सबसे कम टेम्परेचर होता है, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, ये तपती हुई दोपहरी 12-2 साढ़े 3 बजे की घटना थी, उस दरमियान आप हुई है। देखेंगे अगर तो सबसे ज़्यादा जो 24 घंटे में गर्मी में जो सबसे कम टेम्परेचर होता है उस समय का होता है। ये कोई तपती हुई दोपहरी की बात थी नहीं, और अचानक किसी के यहाँ कोई घटना ना घटी, तो एक मन में एक सवाल। फिर ये विचार कैसे आया कि सीसीटीवी कैमरे की तलाश करनी फिर हम चाहिए? लोगों ने कहा कि ठीक है, लोग बोल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बोल रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हम लोग को तह तक जाना चाहिए, घटना बड़ी गंभीर है। इसलिए तह तक जाने के लिए लगातार हम लोगों ने कहा कि अब उसमें व्यक्ति नहीं जगे थे, किसी ने देखा नहीं, तत्कालिक तौर पे तो ऐसा करते हैं कि इसमें पूरी तौर पे इस मोहल्ले में जितने भी सीसीटीवी हैं सभी फुटेज मंगवाते हैं और उस फुटेज से पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो वीडियो फुटेज होते हैं वो एक वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, उसमें कोई तोड़ फोड़ मरोड़ नहीं कर सकता, घटना जो भी होगी उसका सही देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने जब निकाले तो कुछ उसमें फुटेज खराब भी थे, बंद भी थे कैमरे, लेकिन लगातार प्रयास जारी रहा। एक टीम लगातार वहाँ से जुड़े हुए हर जगह का, हर रास्ते का अध्ययन करने लगी। अचानक देखा कि घटना के आसपास के समय में ही एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। जब बाहर से युवक आता तब एक सवाल पैदा हो कि वो जाता कहाँ है। दूर के एक सीसीटीवी ने उसे पकड़ा कि अचानक उस घर के पास वो गायब हो गया, दूर से दिख नहीं रहा था। मन में एक सवाल हुआ कि आखिर इस रात में उसी घटना के पास किसी युवक का जाना और वहां के बाद अचानक विलुप्त हो जाना, दिखना नहीं, ये कई सवाल छोड़ गया। और वहीं से संदेह वहां से संदेह गहरा हो गया, वहां से संदेह के सवाल उठने लगे से जिसको कहते हैं कि जासूस दिमाग काम करने लगा कि अब आखिर तक जाना चाहिए कि गायब कहाँ हुआ ये, और युवक कौन है ये? युवक कौन? अनआइडेंटिफाइड युवक था। जब वहां से हम लोग और आगे बढ़े तो कुछ और कैमरों की मदद ली गई जो आसपास हो सकते थे, जो उस एरिया को कवर कर सकते थे। आसपास के कई कैमरे उसमें खराब भी थे। जब और नज़दीक से उसको देखा गया तब पता चला कि वो युवक उसी मल्टी में जा रहा है। फिर कुछ और कोशिश की गई तो वहाँ पे कुछ और इस तरह की चीज़ मिले जो उस घटना की तरफ इंगित करते थे। बाद में पुलिस को कुछ ऐसे फुटेज मिले, कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली जिसमें वो आग लगाते हुए दिख गया। उन्हीं सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज से, उन्हीं तथ्यों के माध्यम से, उन्हीं साक्ष्यों से। तो यह एक पक्का हो गया कि वह जो घटना के पीछे युवक वही है, लेकिन युवक कौन था पता नहीं था। और हम लोग उसके पीछे उसकी पहचान सुनिश्चित करने लगे। आसपास के लोगों से जब हम लोगों ने पूछा तो कई लोगों ने उसमें तत्कालिक तौर पे शायद हो सकता है घटना बड़ी थी, भय के कारण किसी कारण से बताने से इनकार किया। उनको लग रहा था कि वो युवक को पहचानते रहे होंगे, क्योंकि बाद में कई जानकारियां मिली जिससे पता चल रहा है कि पक्के तौर पे वो जानते होंगे। शुरू में लोग कटने लगे थे। वो युवक तो खुद ही उस मल्टी में रहा था, लेकिन शुरू में लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि घटना इतना भयावह थी कि कोई उस पर खुलकर बोलना नहीं चाहता था। बाद में लोगों को भरोसे में लिया गया, उनसे उस पर बात की गई, उनको बताया गया कि भाई आप तो इस घटना में एक टर्निंग पॉइंट लाने वाले बनेंगे, आपकी एक बड़ी भूमिका होगी, आप क्यों मन में किसी तरह का शक लेकर के जी रहे हैं। तो चीज़ों को जब लोगों में भरोसा आया कि नहीं, और लगा कि पुलिस की मदद करनी चाहिए, तो कई लोग खुल के आए। उन्होंने बताया इस युवक को जानता हूँ और ये युवक यही रहता था। एक व्यक्ति ने वहाँ बताया। जब ये हुई तो कई लोगों से वहाँ पूछताछ हुई। लोगों ने फिर धीरे धीरे खुल के पहचानना शुरू किया। फिर बताया, पता चला कि 6 माह पूर्व तक वो युवक वहीं रहता था, उसी जगह पर रहता था और लंबे समय तक रहा था उस जगह पर। वहाँ के सभी लोग जानते थे। फिर सबने कुछ न कुछ जानकारियाँ देनी शुरू की, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बताना शुरू, उसके बारे में टुकड़े टुकड़ों में जानकारियाँ आने लगी। वह लोग जो 9 लोग जो इलाज करा रहे थे, जिनका इलाज चल रहा था, उन्होंने एक एक करके जानकारियाँ देनी शुरू की। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो युवक है कहाँ, हमारे सामने। और आग लगाने का कारण क्या है? कारण क्या है, मोटिव ये तय हो गया। इससे एक बड़ी ये हुई कि वह घटना जो कि शायद आग के अग्निकांड में दब जाती, वह घटना जो हमेशा के लिए एक रहस्यमय अग्निकांड बन के विलुप्त हो जाती। खुशी इस बात की थी, एक तरफ खुशी इस बात की थी कि हम उस घटना की तह तक पहुंचे, और वो युवक खुद भी ये मान चुका था कि शायद वो बच गया है। वो घटना की हम तह तक पहुंचने की खुशी थी, क्षणिक की, मतलब हम पहुंच गए, घटना का कम से कम सही रूप तो पता चला। लेकिन बहुत सारे सवाल भी थे कि आखिर घटना कैसे हुई, वो युवक कहाँ है, घटना का मोटिव क्या था, जो आपने बताया। बहुत ये सारे सवाल परेशान कर रहे थे। फिर हम लोगों ने उसमें
युवक की पहचान शुरू की, लेकिन तब तक युवक गायब हो चुका था। उसको 6-7 घंटे 8 घंटे हो चुके थे। इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण था कि उस तक कैसे पहुंचे। उसके बारे में जब जानकारियां निकाली गई तो जो कि घटना में कई घंटे गुजर चुके थे और वाजिब था कि वो चूँकि घटना से अवगत था इसलिए भाग चुका था शहर से। अब हमारे सामने बड़ी चुनौती थी कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। वहाँ के टुकड़ों टुकड़ों में लोगों से बहुत सारी जानकारियां निकाली गई। उसके आधार पर उसके बारे में कुछ जानकारियां निकल के आई और पुलिस ने उसके आधार पर काम ये करना मालूम शुरू पड़ा कि उसका किसी लड़की से अफेयर था, कुछ प्यार था ऐसा। वो तत्कालिक तौर पे उस पर कहना मुश्किल था, क्योंकि कोई इस बात को या वहाँ की लड़की या कोई भी व्यक्ति इस बात को शायद सीधे एक्सेप्ट ना करता। लेकिन पहले उसको पकड़ा जाना जरूरी था। बाद में पकड़े जाने के लिए कई टीमें हुई, कई जानकारियाँ लगीं और इस बीच में टीमें अलग अलग जगहों पर रवाना भी की गई। साथ में इस बीच में ये तथ्य भी आया कि इस तरह की जो आपने जिक्र किया प्रेम संबंधी बातों का भी जिक्र आया, जो कि कॉलोनी के और आसपास के लोगों ने बताया। इसमें जब सब लोगों से पूछताछ हुई और संयोग से जो पीड़िता थे उनसे भी कुछ इसमें जानकारी मिली, तो वो जानकारियों के आधार पर पुलिस के पास कुछ और पुख्ता प्रमाण हो गए, कुछ पुख्ता जानकारियाँ हो गई और तय होने लगा कि उस युवक का कुछ न कुछ मोटिव रहा है जो इन्हीं घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। फिर उसमें जानकारियां निकाली गई और जानकारियों के आधार पर उसकी पहचान और बाकी भी जानकारियां, उसका स्थायी निवास, बहुत सारी जानकारियां उसमें हाथ लगी। अंततः पुलिस के लगातार प्रयास से, लगातार पुलिस जिस तरीके से एक व्यावसायिक दक्षता से काम कर रही थी, उस जानकारियों के आधार पर पुलिस को कुछ जानकारी पता चल गई शाम होते होते कि युवक संभावित किन जगहों पे हो सकता है। ऐसे लगभग 5 जगह दोस्त भी हाथ लग गया। उसके बहुत सारे लोग जो साथ में रहने वाले, जिनके साथ वो काम करता था, जिनके साथ किसी दूसरे जगहों पे रह रहा था उनको, या जिनके साथ देखा जाता था, ऐसे सभी लोगों से जानकारियां निकाली गई। हर छोटे से छोटे जानकारी को भी ध्यान से पुलिस ने उस पर गौर किया, उसको तह तक पहुंचने की कोशिश की और अंततः इन जानकारियों के आधार पर लगभग 5 ऐसे जगह संभावित चिन्हित किए गए जहाँ पे वो हो सकता था। उन जगहों पे पुलिस ने जब किया, एक जगह पुलिस को लगभग पुख्ता उसमें जानकारी मिली और अंततः पुलिस का जो ऑपरेशन है रात तक सफल हो गया। इसमें उस युवक को पकड़ा गया। युवक को पकड़ने के बाद फिर इसमें बहुत सारी जानकारियां, जो कि सवाल थे उनका धीरे धीरे जवाब भी आने लगा सामने। इसके पीछे इस बीच में एक पीड़िता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि किस तरीके से उसने रात में लगातार कॉल किया था, किस तरह धमकी दी थी, किस तरह कुछ पैसों से जुड़ा विवाद था, कुछ और भी उसमें जो वॉइस मैसेज थे, कई चीज़ें फिर उसने जानकारी देनी शुरू की और फिर धीरे धीरे तय हो गया कि इस तरह की विवाद के कारण ही यह अंतः परिस्थितियों ने इस तरह का रूप लिया और एक घटना घटी। बहरहाल पुलिस को इस बात का संतोष था, खुफी तो नहीं कह सकते क्योंकि घटना इतनी दुखद थी और इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि सभी लोग उस घटना से बुरी तरह, हाँ, पर एक सेटिस्फेक्शन तो रहा, लेकिन बस एक व्यावसायिक संतोष कह सकते हैं कि अगर हम घटना की तह तक पहुंचे, घटना की जड़ तक पहुंचे और इतनी जल्दी, मैं आपकी इंदौर पुलिस की और आपकी पूरी टीम की इस बात के लिए खास तौर पे तारीफ करना चाहता हूं कि 24 घंटे भी, मतलब 12 घंटे के अंदर अंदर आप अपराधियों तक पहुंच चुके थे, पहुंचे। और उसमें खास बात ये थी कि पहुंचना तो था, लेकिन कई बार ऐसा नहीं कि किसी ने किसी तरह के निष्कर्ष पे सवाल पैदा किया हो, किसी ने इस बात की मांग की हो, या किसी ने उस प्रारंभिक तौर पे कोई ऐसे साक्ष्य आए हों जो इस चीज़ को इंगित कर रहे हो कि अग्निकांड नहीं है। यह एक व्यावसायिक दृष्टि से पुलिस की तह तक पहुंचने की कोशिश जो थी, उसके अंतर्गत एक बड़ी सफलता मिली। इसके व्यावसायिक दक्षता की बात आप कर रहे हैं और जो सफलता की, संतोष की आप बात करें, इसमें किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा काम किया? वो इंस्टिंक्ट, अपने अंदर की जो भावना होती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो इंस्टिंक्ट, या कुछ इस तरह से आपको एक सिक्स्थ सेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लगा हो कि ये कुछ होना चाहिए? इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि घटना बड़ी गंभीर थी, बड़ी दारुण घटना थी, बड़ी चुनौतीपूर्ण घटना थी, कारुणिक घटना थी। ऐसे में आवश्यक था कि हम घटना की तह तक पहुँचे और घटना की तह तक पहुँचने के लिए आवश्यक था कि घटना के जुड़े एक एक पहलू पर, एक एक तह पर हम पूरी तरीके से उस पर फोकस करें और उसके लिए घटना की तह तक पहुँचने के लिए कि एक एक छोटे से छोटे घटनाक्रम को हम देख करके उसको तह तक पहुँचे। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी लगातार प्रयास किया और उसी परिणाम के, उसी लगातार अनवरत प्रयास के चलते हम इस जगह तक पहुंच पाए और फिर संपन्न हो। अगर पुलिस ये सोच लेती कि भाई ये इतनी बड़ी घटना है और जैसा प्रारंभिक तौर पे कहा कि शॉर्ट सर्किट से हुई है, और पुलिस ये मान लेती कि मामूली शॉर्ट सर्किट है और इसके कारण दुर्घटना हुई है,
तो शायद ये घटना दब जाती, ऐसा भी हो सकता था। हाँ, सहजता से ये ले लिया अगर जाता। पुलिस सहजता से लेती, अगर उसको अग्निकांड मान के तह तक नहीं जाती, क्योंकि तह तक जाने में आपको अनवरत परिश्रम करना पड़ता है, लगातार निगाह रखनी पड़ती और है। बहुत सारे अधीनस्थ स्टाफ ये कह भी रहा होगा, ये साबित भी कर रहा होगा, सर ये तो सामान्य तौर पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम मान लेते हैं कि चूंकि दुर्घटना के प्रारंभिक कारण है, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता है और परिस्थितियां जो होती हैं उस तरह से देख के लगता है कि शायद घटना उस रूप में हुई हो, तो सामान्य तौर पर ऐसी घटनाएं मान ली जाती हैं और कोई साक्ष्य न होने के कारण शायद वैसे ही आकार में स्वीकार भी कर ली जाती हैं, स्वीकृत भी हो जाती हैं। लेकिन इस तरह के लोगों का उसमें काल कवलित होना, इस तरीके से उनका शिकार होना, इस तरीके से उससे बुरी तरीके से जो उनका परिवार आहत था, उसने बड़ी हृदय को कचोटा। पूरी हम लोगों की पूरी टीम ने लगातार, जो टीम है उस इलाके के जो हमारे डीसीपी आपकी हैं, टीम में कभी किसी को ऐसा लगा कि ये हम जबरन कवायद कर रहे हैं, ये तो आग वाली घटना है? नहीं, मुझे लगता है कि पूरी टीम ने इसमें अच्छा काम किया, चाहे वहाँ के डीसीपी हों, एडिशनल डीसीपी हों, टीआई हों, सभी लोगों ने लगातार उसमें मेहनत किया, पूरी टीम ने अनवरत प्रयास किया और अंततः इस पूरे प्रयास का लोगों के, सभी लोगों की जो संयुक्त मेहनत थी, उसका मेहनत भी रंग लाई। और जब पकड़े गए आरोपी तो इस बात का कम से कम संतोष था कि इसमें अंतिम न्यायिक तरीके से पूरे घटना का पटाक्षेप हुआ और उस चीज ने बड़ा एक आत्मिक संतोष क्या किया। इसका जल्दी चालान पेश करके कोशिश की जाएगी कि न्यायालय से इसको फांसी की सजा दिलवाई जाए? आने वाले दिनों में पूरी कोशिश रहेगी इस बात की कि इस घटना का न सिर्फ चालान पेश किया जाए, बल्कि जल्दी से जल्दी इसमें उत्तम स्तर का इसमें विवेचना हो। घटना से जुड़े जितने भी तथ्य हो सकते हैं, चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, चाहे मुख्य तौर पे जो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे घटनास्थल से जुड़े वैज्ञानिक साक्ष्य हों, सभी को एक अच्छी टीम के द्वारा लगातार इसकी विवेचना की जाए। इसको बेहतर ढंग से इसमें एक टीम की मॉनिटरिंग हो, समय रहते बहुत कम समय में इस पर चालान पेश हो। कब तक हो जाएगा और चालान? उसके बाद इसमें आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाया जाए। कब तक ऐसा लगता है कि चालान आप पेश कर देंगे? इसको हम लोग अभी अगले लगभग 20 दिनों के अंदर इसमें चालान हम पेश कर देंगे। इसमें सारी प्रक्रिया, रिपोर्ट, और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलवाया जाएगा? उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे चलाया जाएगा। इसमें अनुरोध किया जाएगा माननीय न्यायालय से और निश्चित तौर पे जब फास्ट कोर्ट चलेगा तो कोशिश होगी कि ऐसे अपराधियों को जो कठोरतम सजा है, एक न्यायिक परिधि में वो सजा जरूर इसे दिलाई जाए। क्योंकि पुराना अनुभव ये कहता है कि कुछ बहुत गंभीर मामले, सनसनीखेज मामले इंदौर में हुए। कविता रैना हत्याकांड का मैं जिक्र करूंगा या जीतू ठाकुर हत्याकांड का जिक्र करूंगा। उसके आरोपी बाहर हो गए, उनके आरोपियों को जो पुलिस ने बनाया, जो पुलिस की जो कहानी थी, वो कहानी न्यायालय में टिक नहीं पाई, वो कहानी न्यायालय में फेल हो गई और ये कहा गया कि ये तो आपने आरोपी गलत बता दिया और वो आरोपी बाहर हो गया और हत्या किसने की आज तक नहीं मालूम। चाहे जीतू ठाकुर की हत्या किसने की नहीं मालूम, कविता रैना की हत्या किसने की नहीं मालूम। तो एक मन में आशंका है कि चूंकि इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आगजनी कांड किसने की नहीं मालूम। ये घटनाएं पूर्व की हैं, उसमें मुख्यतः उस टीम के अभी कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं होगा, इसलिए विवेचना के बारे में तो ये बता पाना संभव नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस की कोशिश रहती है हर स्थिति में कि इसमें तथ्यों को जोड़ा जाए। कई बार तथ्य जो होते हैं उनमें कई बार विरोधाभास आ जाता है, लेकिन यह मामला चूंकि लगातार हम लोग शुरू से लेकर इस मामले को गंभीर हैं और इसमें पूरी तथ्यों को ठीक ढंग से किया जा रहा है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि इसमें जो कठोरतम जो सजा है दिलाई जाएगी। जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया उस समय की टीम का अभी कोई भी सदस्य नहीं है जिसके बारे में विवेचना के बारे में अभी डिटेल्स में हम लोग उसके बारे में मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की घटना होती है कि इतना बड़ा सनसनीखेज कांड होता है लेकिन सजा नहीं हो पाती। नहीं, सजा उसमें पुलिस की पूरी कोशिश रहती है। कई बार तथ्यों में, कई बार गवाह बदल जाते हैं, कई बार तथ्यों में कुछ विरोधाभास आ जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस की कभी भी हमेशा पुलिस की कोशिश रहती है, इस बात पर फोकस रहता है कि उनमें सजा दिलवाई जा सके। ताज़ा मामला भोपाल का है, एक डॉक्टर का हत्याकांड और उसमें डॉक्टर मर्सकोले जो बैतूल के थे वो बरी हुए 13 साल बाद, 13 साल जेल में रहने के बाद उनको बरी किया गया। तो इस तरह की घटना ना हो इसके लिए आप क्या सावधानियां, क्या एहतियात बरत रहे हैं कि इसको पुख्ता बनाया जा सके? वैज्ञानिक साक्ष्यों पर अगर हम आधारित रहते हैं तो हमेशा परिणाम सकारात्मक आते हैं। कई बार मानवीय साक्ष्य, कई बार दूसरे जो साक्ष्य हमें कई बार दिग्भ्रमित करते हैं, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक साक्ष्य पर अगर हम पूरी तरीके से निर्धारित हो तो वैज्ञानिक साक्ष्य कभी नहीं बदलते। उसमें हम जो भी इसमें तकनीकी साक्ष्य हैं, और इंदौर में धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रयोग बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि अब यहाँ पे हाल ही में राऊ में एक ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई है जिसमें डीएनए टेस्ट और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, रिपोर्ट्स भी जल्दी आ रहे हैं। यहाँ की टीमों को भी हम लोग लगातार साइबर और दूसरी चीज़ों में प्रशिक्षित करना शुरू किया है। और साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य से जुड़े जो दूसरी चीज़ें हैं, चाहे कई बार इफ़ जो फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल हो, बाकी वैज्ञानिक तथ्यों का ठीक ढंग से
इस्तेमाल हो, इन सारी चीज़ों पर पुलिस ने लगातार अपने को केंद्रित किया है। इसके कारण ही उत्तरोत्तर हम देखेंगे तो धीरे धीरे जो सजा याफ्ता की दर है मुख्तलिफ पे, उनमें लगातार न सिर्फ इंदौर में बल्कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी लगातार वृद्धि हुई है। आपको अपने जो अनुभव से आपको कितने % उम्मीद है कि इसको कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सकेगी? अभी पूरी हमारी कोशिश है कि इसमें जो अधिकतम सजा हो सकती है, अधिकतम जो प्रावधान हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। पुलिस की एक पूरी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, वैज्ञानिक साक्ष्यों पर लगातार जोर दिया जा रहा है, वैज्ञानिक साक्ष्यों पर कलेक्ट किया जा रहा है, और उसमें जो भी अधिकतम सजा होगा पुलिस की कोशिश होगी कि जल्द से जल्दी इसको अधिकतम सजा दिलाई जाए। क्या रेयर से रेयरेस्ट केस मान के इसमें फांसी हो सकती है? पूरी तरह से सजा देना माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है, लेकिन पुलिस की पूरी तरह से एक व्यावसायिक प्रयास होगा कि अधिकतम जो भी सजा निर्धारित है इसमें उसे दिलाई जाए और यह जल्द से जल्द दिलाई जाए। आपने इस लड़के से, इस आरोपी से, दीक्षित से बात की होगी, इससे इंट्रोगेशन किया होगा। एक बहुत अच्छे घर का लड़का है, पिता जो है वो रेलवे में इंजीनियर हैं, ये खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता रहा है, आखिरी 6 महीने की पढ़ाई नहीं कर पाया है। कैसे इतनी विकृतता मानसिकता में आ जाती है? क्या कारण इसमें रहते हैं कि एक आदमी साइको बन जाता है और क्राइम की तरफ ही सोचने लगता है, लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है, जैसे कि उसकी हिस्ट्री आ रही है, कुंडली आ रही है कि सबसे विवाद करता है, सबसे झगड़ा करता है, लोगों को बात बात पर जलाने की धमकी देता है। ये कौन सी साइकोलॉजी है कि उसको जलाना ऐसा लगता है कि सबको जला दूंगा? ये क्या इस तरह का रिवेंज, इस तरह का विद्रोह क्यों मन में मनुष्य के पैदा होता है? आप चूंकि मानव चिंतन की बात भी करते हैं, आत्महत्याओं को भी रोकने का काम करते रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। यह सवाल बड़ा प्रासंगिक भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर हम शहर में, किसी भी शहर में अगर घटित होने वाले घटनाओं को देखें तो उसमें 18 से 30 वर्ष के बच्चे 90% घटनाओं को करते हैं। जो भी सनसनीखेज घटनाएं होती हैं वो 18 से अगर हम कहें तो 20-22 साल के बच्चे उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत है इसमें भी। तो हमारे लिए एक बड़ी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि तो युवा वर्ग को इस मनस्थिति से बाहर निकालना। इसके कई कारण हैं। एक तो हाल के दिनों में, वर्षों में देखें तो इसलिए प्रवृत्ति बढ़ी है कि कई बार हम अथाह जैसे कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया से, मुख्तलिफ इंटरनेट से, अलग अलग साइट से जब जुड़ते हैं तो उसका प्रयोग दोनों तरीक़ों से होता है। या तो हम अगर उसका सकारात्मक उपयोग करें तो ज्ञान के अथाह सागर से जुड़ सकते हैं, या फिर हम विघटन के और दूसरी तरीके से विकृतियों के भी नए सिरे से जुड़ सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। माँ बाप से कई बार ऐसे में संवाद की कमी हो जाती है। लोगों के पास सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन समय कम हो गया है। माँ बाप से बच्चों का इंटरेक्शन कम हुआ है। इसी के साथ साथ बच्चे का किस व्यक्ति के साथ संवाद बढ़ गया है, इस ग्लोबल वर्ल्ड में कहाँ से जुड़ गया है, इस बात को हम तय नहीं कर पाते। ऐसे में इस पूरे पर्टिकुलर व्यक्तिगत इस प्रसंग में ऐसे क्या में आपको कितना लगा? ऐसे में उसका माँ बाप से संपर्क बहुत कम था। घर के लोगों ने भी कहा कि बहुत कम्युनिकेशन कम था। ऐसे में वो तमाम दूसरी वेबसाइट्स, इंटरनेट और साथ ही कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आना, किसी अपराधी का जो कि विकृत मानसिकता के हों, जो अपराधी मानसिकता के हों, उस युवक को अपराधी बना देते हैं। और ऐसे में अगर समय रहते उसे न रोका गया, न टोका गया, निगरानी न की गई तो फिर वो अपराध की दुनिया में जाने में ज़्यादा तो कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे चूंकि मकान मालिक को जो अवैध मकान था, उसने अवैध निर्माण है, अवैध कॉलोनी है, तो उसको तो आपने आरोपी बनाया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको लगता है कि माता पिता की भी कुछ भूमिका है इस बच्चे के खराब होने में, बच्चे के खराब होने में? यह एक चूंकि बड़ी प्रक्रिया है और अपराधों में आपको सीधे उस बात की तत्कालिक तौर पे अपराध के दृष्टिकोण से, उसके मेंसूरिया के दृष्टिकोण से, उसकी आपराधिक घटना के हिसाब से किया जा सकता है। जैसे माँ बाप को तो आरोपी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि घटना को वह एक जटिल समाजशास्त्रीय प्रक्रिया है। नहीं, मैं समाजशास्त्री सवाल कर रहा हूँ। मैं कानून नहीं कह रहा कि माँ बाप तो अपराधी बन ही नहीं सकते, वो तो यहाँ थे ही नहीं। हाँ, नहीं बन सकते। लेकिन ये एक सिर्फ बात सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये बात हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हैं पूरे दुनिया में अगर हम बात करें तो। और इस तरह युवाओं को होने से रोकने के लिए आवश्यक है कि जब बच्चा जब किशोर अवस्था में हो, युवा अवस्था में, हम पर्याप्त ध्यान दें, पर्याप्त उनके विकास की रफ्तार को देखें, विकास की दिशा को देखें। ये बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे में चूँकि अब पहले था कि हम जिन लोगों के संपर्क में हो रहा था कोई भी व्यक्ति या बच्चा, तो उसको हम देख सकते थे, समझ सकते थे कि वो किन के संपर्क में हो, और हम जानते थे। आज चूँकि हम जानते हैं कि तकनीक के माध्यम से पढ़ाई बढ़ी है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए बच्चे भी किस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े हैं। ऐसे माहौल में बड़ा
अब हम नहीं जानते और ये बड़ा कठिन हो गया है कि बच्चा किससे संपर्क में है, किस दिशा में जा रहा है। नशा, शराब का नशा, ड्रग्स का नशा भी एक जिसको आप कह सकते हैं आग में घी का काम करता है। विभिन्न तरह की विकृतियां, विभिन्न तरह की आपराधिक दुनिया, विभिन्न तरह की विकृत मानसिकता में वो जा रहा है। ये पता नहीं चलता, जब तक पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो ये सारी चीज़ों, चाहे ड्रग्स की बात कहें, चाहे अपराधों की बात कहें, विकृत मानसिकता की बात कहें, इसमें बच्चे के अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन कम हुआ तो उसे फिसल जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए माँ बाप को परिवेश को मुक्त, जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स हैं, जो मुक्त गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, इनकी भूमिका बढ़ जाती है। अन्यथा इस तरह की घटनाएं, आप सोचें कि छोटी छोटी चीज़ों पर जिस तरह से युवाओं में धैर्य की कमी हुई है, जिस तरह से धैर्य की कमी के कारण एंगर बढ़ा है, एंगरनेस बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा आप अगर किसी भी शहर की हम बात करें, अगर घटनाएं होती हैं उसमें 70 से 75% घटनाएं तत्कालिक हो रही हैं। यानी कि 2 लोग बड़े हैं, अजनबी हैं। ये तत्कालिक घटना का आपने जिक्र किया तो भौरकुआ थाना क्षेत्र में एक तत्कालिक घटना हुई थी, गाड़ी टकराई और एक निर्दोष युवक को, बल को, उसको 4-5 लोगों ने मिलकर उसको मार डाला। इस तरह की तत्कालिक घटनाओं पर क्या वही जब बोल रहे हैं कि उसमें तत्कालिक घटनाएं इस तरह से एक कहें तो जिस तरीके से परिस्थितियां और सामाजिक कारणों से जिस तरह से धैर्य की कमी एक युवाओं में हुई है, वो कभी ऐसा नहीं, वो धैर्य सिर्फ दूसरे की ही जान लेता है। अगर उसकी दिशा आंतरिक हुई तो खुद की भी जान ले लेता है। जिस तरह से आप किसी भी शहर की, बड़े शहर की बात करें, भारत के किसी भी शहर की बात करें, या युवाओं में जो आत्महत्या की दर है, किसी भी शहर में जितने सुसाइड्स होते हैं उनकी संख्या उस शहर में होने वाले जो हत्याएं होती हैं उनसे 4 से 6 गुना ज़्यादा होती है। इंदौर में लगभग 100 के आसपास शहर में हत्याएं होती हैं, लगभग 500 लोग की आत्महत्या की दर है। दिल्ली जैसे शहरों में 6 गुना है, जितनी संख्याएं होती है उसका लगभग 6 गुना लोग आत्महत्या करते हैं। यह एक सामाजिक मुद्दा भी है कि मुख्य तौर पे इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ रही हैं किसी भी समाज में, वो हमें भीतर से उद्वेलित करती हैं कि आखिर इन घटनाओं की वजह क्या है और किस तरीके से एक जो परस्पर जो हमारा सामाजिक ढांचा बिगड़ा है। आप देखेंगे सामाजिक ढांचा किस तरह से, परिवार व्यक्तिगत हुए हैं, संयुक्त परिवार जिस तरीके से टूटे हैं, विभिन्न अभिभावक और बच्चों के बीच में इस तरह संवाद कम हुआ है, हम आंतरिक दुनिया से कटे हैं, बाहरी दुनिया से जिस तरह जुड़े हैं, और जिस तरह के सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उन सारी चीज़ों ने एक संयुक्त रूप से हमको प्रभावित किया है, झकझोरा है। तो यह जो परिवर्तन वो सकारात्मक होना चाहिए, न कि नकारात्मक होना चाहिए, और नकारात्मक होने पे धैर्य की कमी लाता है और इस तरह की घटनाएं की वजह बनता है। इसलिए इस परिवर्तन के दौर को हमें एक ठहर के सोचना चाहिए और इसकी दिशा को सकारात्मक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद मिश्र साहब आपका इस पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचार्य मिश्र को, जिन्होंने बहुत गंभीरता और संजीदगी के साथ कहा कि ये केवल एक महज घटना नहीं है बल्कि इसके समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है। और जिस तरह से मिश्रा जी के नेतृत्व में इंदौर पुलिस ने व्यावसायिक दक्षता दिखाते हुए चंद घंटों में इस भीवस और दर्दनाक घटना का पर्दाफाश किया है, वो निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। और ये बताता है कि हमारी पुलिस समय के साथ साथ किस तरह से प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रही है, किस तरह से व्यावसायिक दक्षता की तरफ बढ़ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन साक्ष्यों का जिक्र पुलिस कमिश्नर कर रहे थे, जिस वैज्ञानिक साक्ष्यों की वो बात कर रहे थे, उन सब के साथ मिलकर न्यायालय में एक बहुत ही मजबूत तरीके से ये प्रकरण पेश किया जाएगा और आरोपी को कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। क्योंकि कई बार पुलिस बहुत अच्छा काम करती है लेकिन साक्ष्य अदालत की बहस में, अदालत की ज़रह पर टिक नहीं पाते हैं और उनका फ़ायदा उठा के, कानूनी नुक्तों का फ़ायदा उठा के, कानूनी लेकुना का फ़ायदा उठाकर जघन्य अपराधी निर्दोष छूट जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कानून की असफलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस मामले में कानून असफल ना हो और जिसने जो किया है वो वैसा भरेगा भी सही, उससे पर्याप्त दंड मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से मैं डिजाइनर न्यूज़ की तरफ से पुलिस कमिश्नर और उनकी पूरी टीम को इस कामयाबी के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चंद घंटे में बहुत ही मिरेकल करते हुए, चमत्कार करते हुए एक बहुत ही बड़े घटनाक्रम का पर्दाफाश किया। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।